हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल और आज हम देखेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर का सेकंड पार्ट। ठीक है, इज मैटर अराउंड अस प्योर ये चैप्टर जो है हम लोग से क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या मैटर अपनी जो सराउंडिंग में अपने अराउंड में है क्या वो प्योर है, और प्योर है तो किस सब्सटेंस को हम प्योर बोलेंगे, किस सब्सटेंस को इम्प्योर बोलेंगे। अपनी एक जनरल लाइफ में हम बोलेंगे अलग तरीके से प्योर, जैसे हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि मिल्क को हम प्योर बोल देते हैं, लेकिन साइंटिफिकली इट इज नॉट प्योर, इट इज एन इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो वो हम चीजें धीरे धीरे जानेंगे। पहले चीज में हमने जान ली थी प्योर सब्सटेंस में कि एलिमेंट क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। अब हम प्योर सब्सटेंस का सेकंड पार्ट देखेंगे, दैट इज कंपाउंड। अब कंपाउंड बेसिकली क्या होता है, हमने आपको बताया था इसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं और एक कॉम्बाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो, ये एक फिक्स्ड रेशियो में कॉम्बाइन होते हैं। जैसे हमने बात कर ली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये फिक्स्ड रेशियो में कॉम्बाइन होकर एक H2O बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल। तो इसमें जैसे हमने बात कर ली H2O, तो यहां पर दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, ये फिक्स्ड है, वो कहीं का भी पानी हो, चाहे तालाब का पानी हो या फिर गंगोत्री का पानी हो, जो केमिकल फॉर्मूला है वाटर का वो हमारा H2O रहेगा, इज डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। क्या रहेगा? डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। हम कंपाउंड की डेफिनेशन क्या बोलेंगे? When two or more elements combined in a fixed ratio by केमिकली ये कॉम्बाइंड होंगे। फिजिकली कॉम्बाइंड तो एयर में भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन कई तरीके से गैसेस हमारी मिली हुई रहती हैं, फिजिकली रहती हैं। यहां पर नया कोई कंपाउंड नहीं बनता। अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन हवा में मिली है तो ये कोई नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं बना लेती हवा में। ठीक है, तो ये चीज हमें देखनी है। जब केमिकली कॉम्बाइन होते हैं तो उसको बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है, जैसे हमने डेफिनेशन लिखी है, ए कंपाउंड इज अ सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कॉम्बाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब रेशियो, फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट। तो फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट का मतलब यहां पर है कि जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन से जुड़े हुए हैं। जैसे हाइड्रोजन का मास है 1, तो दो हाइड्रोजन है यहां पर 2। ठीक है, 2 हो गया इसका। और ऑक्सीजन का यहां पर एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो यहां पर 2:16 से ये जुड़े हुए हैं। इसका सिंपल रेशियो निकालेंगे तो 1:8 से ये जुड़े हुए हैं। तो इनका ये फिक्स्ड रहता है, कोई भी वाटर मॉलिक्यूल हो, कहीं का भी पानी हो, इनका जो मास रेशियो होगा वो फिक्स्ड होगा। क्लियर? ऐसे कई तरीके से कंपाउंड हैं, जैसे हमने बात कर ली 2 और मोर एलिमेंट में, ये हमारा 3 एलिमेंट का हो गया। यहां पर 2 रेशियो इसका 32 होता है सल्फर का, और एक ऑक्सीजन का 16 है तो 4 ऑक्सीजन का 16, 4 जा 64। यहां पर हम सिंपल रेशियो निकाल लेंगे तो 1:16:32। इस रेशियो में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जिसको बोलते हैं ये फिक्स्ड रहेगा। ऐसे हमने बात कर ली हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। ठीक है, ऐसे हमने बात कर ली CH4, ऐसे हमने बात कर ली NH3। तो ये हमारे जनरल मॉलिक्यूल हैं। तो NH3 का जैसे हमने देख लिया कि एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का होता है वेट 14 और 3 हाइड्रोजन 14:3 हो गया। एक कार्बन का 12 होता है और 4 हाइड्रोजन 4 हो गया। तो कितना हो गया 4 ये 4 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा 3:1। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर हम देख लें तो कितना हो जाएगा 2:32 और क्या हो जाएगा 1:16 हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्लियर हो रही बात कि नहीं? तो यहां पर ये कंपाउंड्स हैं। अब इसकी हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो समझ लेना, कोई भी अगर आपको फिक्स्ड फॉर्म में दिखे, आपको उसका नाम पता है केमिकली, तो वो कंपाउंड होगा जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट हो और उसका खुद का नाम हो एक। ठीक है, वो उसकी खुद की आइडेंटिटी हो। ठीक है, उसका नाम हो, जिसकी आइडेंटिटी होती है उसी का नाम होता है, तो वो हमारा कंपाउंड कहलाएगा। कहीं भी देख लेना। क्लियर? अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। अब हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। तो हमने आपको बताया कि कंपाउंड जो है एक प्योर सब्सटेंस है। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स ये प्योर सब्सटेंस के पार्ट थे, जो हमने उस दिन फ्लो चार्ट बताया था पिछले लेक्चर में। तो जब हमारा कंपाउंड्स आ गया ये प्योर सब्सटेंस से, तो प्योर सब्सटेंस की एक बात खास होती है, इनकी सारी चीज एक फिक्स्ड होती हैं। तो इनका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होगा सबसे पहली बात, और इनका एक केमिकल फॉर्मूला होगा, तो केमिकल नेम होगा इनका, इनकी एक खुद की आइडेंटिटी होगी।
तो हम पहली प्रॉपर्टीज देखते हैं कंपाउंड्स में। जैसे कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल प्रॉपर्टीज, या फिजिकल वे में हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे H2O है तो उसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग नहीं कर सकते। क्लियर? करेंगे तो फिर वो चीजें हमको नहीं मिलेंगी। आपको 10th क्लास में इतना याद रखना है कि इसको नहीं कर सकते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। H2SO4 हो गया तो हाइड्रोजन अलग, सल्फर अलग, ऑक्सीजन अलग नहीं कर सकते हैं। अमोनिया हो गया हमारा NH3, तो इसको हाइड्रोजन और नाइट्रोजन अलग अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया तो CO2, तो इसको ऑक्सीजन और कार्बन अलग अलग नहीं कर सकते। तो आप समझ जाना है जिसका केमिकल फॉर्मूला बन चुका है, कंपाउंड बन चुका है, तो उसको हम उसके सेपरेट जो कंपोनेंट्स हैं, जो एलिमेंट जिस एलिमेंट से बना हुआ है उसको एलिमेंट को हम सेपरेट नहीं कर सकते कोई भी फिजिकल प्रोसेस से। फिजिकल प्रोसेस का मतलब फिल्टर करना, बॉयल करना, ये करना वो करना नहीं कर सकते ऐसे प्रोसेस से। बस ये बात याद रखना। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट है ए कंपाउंड हैज इट्स फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जब कंपाउंड प्योर होगा, उसमें कोई इंप्योरिटी नहीं है, तो उसका कहीं से भी ले लो आप। अब जैसे इम्प्योर है हमारा, तो इतना हमने बड़ी चीज ली, अब उसमें बीच में कहीं और चीज मिली, तो वहां पर वो जब हम उसको बॉयल करेंगे, मेल्ट करेंगे, तो हमारा उसका टेम्परेचर अलग आएगा। जब पूरी चीज एक ही है, प्योर है, वो यूनिफॉर्म्ड है, तो वहां पर कहीं से भी गर्म कर लो, कैसे भी गर्म कर लो, पिघलेगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट आएगा कि उसका इतना ही होता है। चाहे कितनी बार हम 5-6 बार एक सब्सटेंस को हमने उबाला, लिक्विड है, बॉयल किया, तो उसका सेम शार्प बॉइलिंग पॉइंट आया। अगर सॉलिड है तो उसको मेल्ट किया तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट आएगा। तो ये कंपाउंड की सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी है कंपाउंड इज अ हीट्रोजीनियस सब्सटेंस। होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस दो चीज होती है। तो होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि सेम एलिमेंट से कंपाउंड्स का फॉर्म होना। हेट्रोजीनियस का मतलब है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जब मिलते हैं तब कोई कंपाउंड फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं हीट्रोजीनियस सब्सटेंस। बात क्लियर हो गई होगी यहां पर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज फिक्स्ड इन विच कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट। हमने अभी जो पहले बताया था कि एलिमेंट्स जो उसमें बंधे होते हैं, जो आते हैं, जो केमिकल बॉन्डेड होते हैं, वो सारे एलिमेंट एक फिक्स्ड रेशियो बाय वेट के रखे जाते हैं या मिलते हैं, तभी वो कंपाउंड फॉर्म होता है। क्लियर? तो ये इसकी फोर्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी है। क्लियर हो गई होगी आपको। अब हम देखते हैं इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज। तो हम यहां पर अब देखेंगे प्योर सब्सटेंस में हमने देख ली थी दो चीज, दैट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे इम्प्योर सब्सटेंस। तो इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? ये दो या दो से ज्यादा कंपाउंड से मिले होते हैं। ठीक है, यहां पर कंपाउंड चीज आ जाएगी। कंपाउंड बोल दो या सब्सटेंस बोल दो, तो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड एलिमेंट से मिले होंगे जो कि फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट हो सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, फिजिकल प्रोसेस कर लो तो अलग अलग हो जाएंगे, कंपाउंड नहीं हो रहे थे लेकिन मिक्सचर हो जाएंगे। इम्प्योर सब्सटेंस को हम दूसरा नाम बोलते हैं मिक्सचर, इसी को बोलते हैं मिक्सचर। ठीक है, तो ये सेपरेट हो जाते हैं क्योंकि हम इसको मिक्स करते हैं फिजिकली। तो जैसे दाल और चावल, हमने प्लेट में सूखी दाल ली, सूखे चावल लिए, हमने हटा दिए, या फिर चावल में कंकड़ मिलकर आते हैं तो कंकड़ हम पिक करके सेपरेट कर लेते हैं। जैसे नमक में पानी मिला दिया, पानी में नमक मिला दिया तो पानी को इवापोरेट कर दो, नमक हमारा मिल जाता है। तो इसलिए हम फिजिकल प्रोसेस से इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। ये हमारे मिक्सचर होते हैं। बात क्लियर हो गई। हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या है? A mixture या impure substance is a combination of two or more substance that close contact but not chemically bonded can be mixed in any proportion। मतलब ये chemical bonded नहीं होते, ये physically जुड़े होते हैं, physically रखे हुए होते हैं और इनको हम separate कर सकते हैं। physically ये मिले हुए होते हैं तो इनको हम बोल देते हैं mixture। बात क्लियर हो गई। अब हम इनकी देखेंगे प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में हमने क्या बताया? पहली प्रॉपर्टीज क्या है हम देख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। तो हमें देखनी है प्रॉपर्टीज ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस, मतलब मिक्सचर की प्रॉपर्टीज जो हमने आपको बताई थी।
तो पहली प्रॉपर्टी है मिक्सचर डज नॉट हैव ए डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मतलब ये प्योर नहीं होता, इम्प्योर होता है, तो कई चीजों से मिला हुआ होता है, तो वेरिएशन शो करने लगता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में, तो इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। बात क्लियर हो गई होगी इतनी? सिंपल है। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय, इट कैन बी, ये सेपरेट होता है, इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। हमने कहा था ये प्योर है, तो जैसे नमक और पानी का घोल है, तो पानी को इवापोरेट कर दो, बॉयल कर दो उसको, पानी अलग और नमक अलग। अगर कोई चीज है जैसे सॉइल में पानी है, तो उसको फिल्टर कर लो, फिल्टर करने से सेपरेट कर सकते हो। अब कोई चीज में कोई मैग्नेटिक वाली चीज है उसमें मिली हुई है, तो मैग्नेट को पकड़कर उसको मैग्नेटिक सेपरेशन कर लो, तो मैग्नेट सेपरेशन हो जाएगा। मतलब कोई ना कोई फिजिकल प्रोसेस से हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को, इम्प्योर सब्सटेंस के कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं इजिली। लास्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर, नो केमिकल रिएक्शन। अगर ये केमिकली बॉन्डेड नहीं होते हैं, केमिकल रिएक्शन का मतलब केमिकली बॉन्डेड होना, मतलब H और O के साथ, जैसे केमिकली बॉन्डेड में H और ये वाटर का मॉलिक्यूल है, तो वाटर के मॉलिक्यूल में ये जो बॉन्ड है, ये वाला, ये हमारा केमिकली बॉन्ड बना रहा है, तो केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही होता है ये चीज। फिजिकली मतलब केवल डला हुआ है, नमक में पानी मिला दिया, पानी में नमक मिला दिया, मतलब ये केवल उसमें मिल गया है, इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, यहां कोई नई चीज नहीं बनी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो H2O बन जाता है, मतलब नया कंपाउंड बन गया, उसकी नई आइडेंटिटी बन गई। क्लियर हो रही बात? अब जो चीज हम फिजिकली बॉन्डेड है, वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन अगर नहीं होगी, वहां पर कोई केमिकल कंपाउंड नहीं बनेगा, ना ही उसका केमिकल कोई नेम होगा, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होगी खुद की। इतनी बात क्लियर होगी? वो एक टाइप का मिक्सचर कहलाएगा। आइडेंटिटी होगी लेकिन वो एक टाइप का मिक्सचर है, मतलब एक पर्सनल आइडेंटिटी नहीं होगी वो। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो ये नोट कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे कितने टाइप्स के ये इम्प्योर सब्सटेंस है, इसको नोट कर सकते हो तुम लोग। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप ऑफ मिक्सचर में हमारे मतलब इम्प्योर सब्सटेंस हमारे दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है होमो का मतलब होता है सेम, हीट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। यहां पर दो टाइप आपके दिए गए हैं, होमोजीनियस एंड यहां पर हीट्रोजीनियस। तो होमो का मतलब होता है सेम कंपोजिशन हमको दिखे, मतलब हमने एयर है जैसे, तो एयर में हमने इसमें कई गैसेस मिलाई हैं, कई गैसेस नेचुरली मिली है, मतलब N2O2 CO2 SO2 NO2 हीलियम हाइड्रोजन, सारी गैसेस मिली हुई है, लेकिन हमको एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन दिखता है, ऐसा लगता है जैसे एक ही है चीज। तो जहां पर हमें कोई डिवाइड एंड रूल नहीं दिखता कहीं, हमें कोई लेयर नहीं दिखती डिवीजन की, कोई सब्सटेंस की, तो वहां पर हम बोलेंगे होमोजीनियस सब्सटेंस। और जहां पर हमको एक दो लेयर मिल गई हमको, या दो सब्सटेंस मिले तो एक लेयर बनेगी, तीन सब्सटेंस मिले तो दो लेयर बनेगी, तो जहां पर दो तीन लेयर हमको लेयर फॉर्म मिल गई, डिवाइड हमें डिवाइडेंस मिल गया, हमें डिस्टिंग्विश हम आराम इजिली कर सकते हैं देखते ही, तो वहां पर हम बोलेंगे हीट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर को हम डिफाइन कैसे करेंगे? ए होमोजीनियस मिक्सचर हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसका एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है थ्रू आउट इट्स मास, मतलब पूरे मास में, होल मास में एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन दिखता है। इट हैज नो विजिबल बाउंड्री, इसमें कोई बाउंड्रीज नहीं दिखती, कोई लेयर नहीं दिखती, तो हम इसको बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। इसमें एग्जांपल हम लिख सकते हैं एयर, या फिर सॉल्ट के साथ वाटर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन बोल सकते हो, सॉल्ट सॉल्यूशन। ये हमारे एग्जाम्पल हो गए क्या, किसके? होमोजीनियस मिक्सचर के। हम सॉल्ट डाल देते हैं पानी में तो हमें एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन दिखती, हम सॉल्ट पता नहीं कर पाएंगे सॉल्ट नीचे है कि ऊपर है, पूरी यूनिफॉर्म एक कंपोजिशन बनेगी, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ए मिक्सचर डज नॉट हैव ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसमें कोई यूनिफॉर्म कंपोजिशन हमको नहीं मिलती है दिखने में। इट हैज विजिबल बाउंड्री, क्योंकि इसमें हमें बाउंड्रीज दिखने लगती हैं। जैसे हमने इसमें तेल मिला दिया और पानी मिला दिया, तो तेल हमारा जैसे नीचे हो गया, अगर इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो नीचे हो गया, अगर हल्की डेंसिटी वाला है तो ऊपर हो जाएगा। तो यहां पर ये हमारी बाउंड्रीज मिल जाती हैं, ठीक है। इस तरीके से हम आसानी से, ये हमें बाउंड्रीज मिल गई, यहां पर ये हमें अलग अलग दिख गया, ये पीला है ये व्हाइट है। तो जहां पर हमको बाउंड्रीज मिल गई, जहां पर हमें डिस्टिंग्विश इजिली कर सकते हैं, वो हमारा हो गया हीट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर?
तो ये दो एग्जाम्पल हैं। यहां पर हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं ये वाला कि मस्टर्ड ऑयल इन वाटर। मस्टर्ड ऑयल मतलब हमने देखा होगा कि हम उसको राई का तेल बोलते हैं। राई का तेल जब हम पानी में मिला देते हैं तो हमें लेयर मिल जाती है। या पेट्रोल पानी में मिला दिया, पेट्रोल हमारा कैसा है, नॉन पोलर है, और पानी कैसा है, वाटर कैसा है, पोलर। तो जब हमारा नॉन पोलर पोलर में होता है तो ये हमारा मिसबिल नहीं होता है, तो हम उसको बोल देंगे क्या। ये दोनों एग्जांपल आप लिख सकते हो, मस्टर्ड ऑयल इन वाटर एंड पेट्रोल इन वाटर या कैरोसिन इन वाटर। ये इसके हीट्रोजीनियस मिक्सचर के, हीट्रोजीनियस सब्सटेंस के हमारे एग्जाम्पल हो गए। बात क्लियर हो गई। अब हम आगे देखते हैं इसकी और भी प्रॉपर्टीज, इसको नोट कर सकते हो, नोट कर लो। ये एग्जाम्पल बेसिकली इसका है, ठीक है। इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन में हमारी पूरी की पूरी यूनिफॉर्म कंपोजिशन दिखेगी, ठीक है। ये एक सा ही दिखेगा सभी जगह, तो ये इसका फिगर आप बना सकते हो। क्लियर, इसको नोट कर लो। अब हम देखते हैं एक बेहतरीन एग्जाम्पल किसका, होमोजीनियस मिक्सचर का। होमोजीनियस मिक्सचर का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है सॉल्यूशन। ये हमारा होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। बात क्लियर हो गई। तो होमोजीनियस मिक्सचर में क्या था कि इसमें कोई भी लेयर नहीं बन रही थी, मतलब हमने दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलाए और एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन फॉर्म हो रहा था। इसी टाइप में सॉल्यूशन में भी होता है। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। देखो, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग, क्योंकि इसमें रिएक्शन तो होती नहीं है, क्योंकि ये मिक्सचर है तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। फिजिकली कंपोजिशन होगा इसका नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस हुज कंपोजिशन कैन बी वेरीड विद सर्टेन लिमिट्स। अब इसमें कंपोजिशन में वेरिएशन का मतलब क्या है कि जो भी कंपाउंड्स हमारे मिला रहे हैं, जो भी एलिमेंट्स इसमें मिल रहे हैं, उनके वेरिएशन मतलब जो मिला रहे हैं उनके अमाउंट चेंज होगा। उनके अमाउंट चेंज होने से इनकी क्या हो जाएगी, कुछ सर्टेन लिमिट्स वेरिएशन होगा। इनका वेरीड विद सर्टेन लिमिट्स, इनकी वेरिएशन क्रिएट होगी कि सॉल्यूशन हमारा पतला बना कि गाढ़ा बना। दैट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मिक्सचर। सॉल्यूशन बेसिकली दो चीज से मिलकर बनता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन दो चीज से मिलकर बनता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, लिख सकते हो आप। सॉल्यूट इज अ सब्सटेंस ऑफ इन अ सॉल्यूशन इन विच इज डिसॉल्व इन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या विच इज डिसॉल्व इन अ सब्सटेंस। तो जो डिसॉल्व होता है, जिसकी डिसॉल्व होने की प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। सॉल्वेंट को कैसे डिफाइन करोगे, आप ये 10th क्लास के हिसाब से बता रहे हैं। सॉल्वेंट को कैसे डिफाइन करोगे, सॉल्वेंट इज अ सब्सटेंस इन अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। इन विच, जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, मतलब यहां पे डिसॉल्यूशन प्रॉपर्टी होती है सॉल्वेंट की, और वो टूटने की प्रॉपर्टी वहां पे डिसॉल्व होता है, या डिसॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है। यहां पर वर्ड पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहां पर जो डिसॉल्व होता है दैट इज सॉल्यूट, और जिसमें डिसॉल्यूशन होता है दैट इज सॉल्वेंट। क्लियर हो गई होगी बात। अब हम देखते हैं इसकी और डिटेल में। ये हमारा बेसिकली सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमारा हो गया, और सॉल्यूशन का ये कंपोजिशन हो गया। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट वेज, वो हम देख लेते हैं। इसको नोट कर सकते हो। हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेसिकली क्या है कि हमारे कितने बेसिस पे हम सॉल्यूशन को डिवाइड करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट फैक्टर्स। तो पहले फैक्टर्स देख लेते हैं, किस किस फैक्टर पे डिवाइड कर सकते हैं हम। पहला फैक्टर है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट का नेचर कैसा है। हमने बताया था सॉल्यूशन में हमारे दो पार्ट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, ठीक है। अगर वो वाटर हुआ तो एक्वा सॉल्यूशन कहलाएगा, और अगर सॉल्वेंट वाटर नहीं हुआ तो नॉन एक्वा सॉल्यूशन कहलाएगा। एक्वा, एक्वा का मतलब होता है वाटर, ठीक है। एक्वाफिना देखा होगा, वाटर को बोलते हैं एक्वा। तो एक्वा सॉल्यूशन की हम डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, द सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट या वाटर एज अ सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे डेफिनेशन, द सॉल्यूशन इन विच, एक्वा सॉल्यूशन में बोलेंगे द सॉल्यूशन इन विच वाटर यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। तो ये हमारा एक्वा सॉल्यूशन की डेफिनेशन हो जाएगी। इसका एग्जांपल लिख सकते हो, सॉल्ट इन वाटर, NaCl इन वाटर, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, जब हमारा सॉल्वेंट जो है वो वाटर के अलावा और कुछ हो तो हम नॉन एक्वस बोल देंगे। तो नॉन एक्वस में क्या डेफिनेशन करोगे, द सॉल्यूशन इन विच
एक्सेप्ट वाटर वॉट एवर अ सॉल्वेंट, मतलब कुछ भी हमारा सॉल्वेंट हो सकता है एक्सेप्ट वाटर, मतलब वाटर के अलावा हम कुछ भी सॉल्वेंट ले सकते हैं, तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ये तो डेफिनेशन हो जाएगी एक्वस एंड नॉन एक्वस की। क्लियर होगी बात? ठीक है, नोट्स में आपको डेफिनेशन मिल जाएगी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्यूट, अब हम डिवाइड करेंगे बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ डिसॉल्व सॉल्यूट, मतलब कितना सॉल्यूट सॉल्वेंट में हम डिवाइड डालेंगे। जैसे हमारे इस क्या है, हमारा सॉल्वेंट है, तो इसमें हमने कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड किया, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट इज डिवाइड इनटू 3 टाइप्स। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये हमारा सॉल्यूशन को ऐसे लिख सकते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हम कैसे बताएंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होगा जैसे कोई सॉल्वेंट की कैपेसिटी होगी कि इतना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वो डिसॉल्व कर सकता है, इसके ऊपर जाएगा तो वो डिसॉल्व कैपेसिटी नहीं होगी, है ना। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अनसैचुरेटेड में क्या बोलोगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब इतना डिसॉल्विंग एक्सटेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कितनी कैपेसिटी, एक्सटेंट मतलब कैपेसिटी बोल सकते हो, द कैपेसिटी ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, डिसॉल्विंग अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। अगर उससे उसी के बराबरी डाल दिया तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और उसके ऊपर डाल दिया तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे डेफिनेशन अब देखो क्लियर उसकी, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की, the amount of solute dissolved in a particular amount of solvent to less than the dissolving capacity of solvent, to less than the dissolving capacity of solvent। ठीक है, जितनी कैपेसिटी है सॉल्वेंट की डिसॉल्विंग उससे कम। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या बोलोगे, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टू इक्वल टू डिसॉल्विंग कैपेसिटी ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, टू इक्वल टू डिसॉल्विंग कैपेसिटी ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, तो हम इसको बोल देंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, जैसे हम चाशनी बनाते हैं, तो चाशनी कैसे बनाते हैं, हम टेम्परेचर बढ़ाते आते हैं, मतलब उस टेम्परेचर बढ़ाने पर डिसॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ती जाती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर डिसॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ती जाती है, तो हम इधर पे क्या बोल देंगे, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व in a particular amount of solvent to the more dissolving capacity to amount of solvent, मतलब dissolving capacity से ज्यादा हम dissolve करेंगे जब, तब हमारा वो चीज, वो सॉल्यूशन हमारा कहलाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब हम चाशनी बनाते हैं तो उसको पानी को हम गर्म करते आते हैं और हम शक्कर मिलाते जाते हैं, तो फिर वो गाढ़ा बन जाता है, तो वहां पर एक प्रेसिपिटेट टाइप का बन जाता है जब वो ठंडा होगा। तो मतलब डिसॉल्विंग कैपेसिटी कितनी थी, जैसे हमने बोल दिया कि 5 ग्राम इन 1 ग्लास ऑफ वाटर, तो लेकिन उसमें अगर 5 से कम डाला, 3 डाला, 2 डाला तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और 5 ही डाला तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और 5 के अबव डाला तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। बात क्लियर हो रही? तो ये थी हमारी इन दोनों के टाइप्स। अब बेस्ड ऑन साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, अब यहां पर दो चीज जो कोलाइडल और सस्पेंशन है, ये हीट्रोजीनियस में पहुंच जाता है। तो अब देखो ट्रू सॉल्यूशन कैसे बोलोगे, ट्रू सॉल्यूशन में अब यहां पर साइज आ गया किसका, सॉल्यूट पार्टिकल्स का। यहां पर आपको देखना है, यहां पे सॉल्वेंट का नेचर देखा था, यहां पर देखा था डिसॉल्विंग कैपेसिटी ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्वेंट, यहां पर साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो जब हम सॉल्यूट पार्टिकल्स के साइज देखेंगे, जो हम सॉल्यूट मिला रहे हैं, जिस सॉल्यूट को हम डिसॉल्व कर रहे हैं, तो उसका साइज अगर 1 नैनोमीटर से कम आया, 1 नैनोमीटर से कम आया, तो हमारा हो जाएगा ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन। 1 से किसी किसी बुक में 1000 लिखा रहता है, किसी किसी में 100 लिखा रहता है, तो 1 to 1000 अगर साइज पार्टिकल है 1 to 1000 नैनोमीटर, तो हमारा आ जाएगा क्या, कोलाइडल सॉल्यूशन। अगर 1000 के अबव साइज पार्टिकल पहुंच गया तो वहां पर हम बोलेंगे सस्पेंशन। सस्पेंशन में हमें नेक्ड आई से पार्टिकल्स दिखते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स दिखते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रू सॉल्यूशन में क्या है, हम सॉल्यूट पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो नेक्ड आई से नहीं दिखते हैं, और ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बनता है, मतलब लाइट हम पास करेंगे तो हमें दिखेगी नहीं, लाइट चली जाएगी आर पार, हमें दिखेगा, तो वो ट्रू सॉल्यूशन को हम पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे
थ्री टाइप्स, एंड इसको चार्ट बना सकते हो, और जो हमने डेफिनेशन बोली वो डेफिनेशन लिख सकते हो, नोट्स में भी आपको मिल जाएगी, लिख लो इसको। तो अब हम देखेंगे हीट्रोजीनियस के टाइप्स। अभी हमने होमोजीनियस भी देखा था, सॉल्यूशन जो होता है ना, तो हमने बोला था जब हम साइज ऑफ पार्टिकल में आए थे तो कोलाइडल, और जो सस्पेंशन है वो हमारा हीट्रोजीनियस में आ जाता, क्योंकि वो हमें दिखने लगता, वहां पे जब फैक्टर हमें दिखने लगते अलग अलग दिख रहे हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, तो वहां हीट्रोजीनियस चीज हो जाती है, मतलब डिफरेंट। तो यहां पर हीट्रोजीनियस में हम देखेंगे पहला कौन सा है, सस्पेंशन, और दूसरा क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन। अब हमने जो साइज, अकॉर्डिंग टू साइज हमने डेफिनेशन बताई थी, तो हम एक दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं सस्पेंशन की। सस्पेंशन इज अ हीट्रोजीनियस मिक्सचर in which the small particles of solute are spread, फैले throughout the solvent without dissolving in it, मतलब डिसॉल्विंग नहीं होंगे, डिसॉल्व नहीं होंगे, और उसके साथ साथ वो पूरा का पूरा फैल जाएंगे पूरे सॉल्वेंट में, पूरे बीकर में, ठीक है, ऐसे पूरी तरीके से फैल जाएंगे। क्लियर हो रही बात कि नहीं? तो इसको बोल देंगे हम क्या, सस्पेंशन। क्या बोल देंगे, सस्पेंशन। हम इसी तरीके से ट्रू सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिख सकते हैं। ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, वहां होमोजीनियस आ जाएगा, इन विच स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आर स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्वेंट विथ डिसॉल्विंग इन इट, वो डिसॉल्व हो जाते हैं पूरी तरीके से। इस तरीके से हम डेफिनेशन को लिख सकते हैं। देखो कोलाइडल जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन की हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो प्रॉपर्टीज में आप लिख सकते हो पहला पॉइंट, इट इज अनस्टेबल सॉल्यूशन। ये हमारा जो सॉल्यूशन है वो अनस्टेबल है, क्योंकि मिक्स हुआ नहीं तो स्टेबल सॉल्यूशन नहीं बना, हमें डिफरेंट चीजें दिख रही हैं उसमें, तो हमारा कैसा है ये, अनस्टेबल सॉल्यूशन। दूसरा पॉइंट क्या है, इसको लिख सकते हो, इट कैन नॉट स्कैटर लाइट। अगर हम लाइट डालेंगे, स्कैटर का मतलब अगर हमने कोई लाइट डाली इस पे, ठीक है, तो ये जो लाइट है वो इसके पार्टिकल्स से फैलेगी नहीं, क्योंकि जो हमारे सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, तो इट सेटल डाउन। तो लिख सकते हो द लाइट passes through a suspension solution, it cannot scatter light because all the particles of solute are settled down, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिख सकते हो इसमें, its particle size is above 1000 नैनोमीटर, ये लिख सकते हो। क्लियर? तो ये इस तरीके से इसकी प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हो, और आप ये नोट कर लो इसकी डेफिनेशन, ठीक है। फिर हम कोलाइडल सॉल्यूशन की देखेंगे, उसकी सस्पेंशन की। ये हमारा, इसमें ये भी लिख सकते हो, इट इज अ हीट्रोजीनियस मिक्सचर, तो 4 पॉइंट आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको लिख लो, पहला पॉइंट क्या है, इट इज अ हीट्रोजीनियस मिक्सचर, इट्स पार्टिकल साइज इज अबव 1000 नैनोमीटर। थर्ड पॉइंट है, इट इज अनस्टेबल सॉल्यूशन। फोर्थ पॉइंट है, it does not scatter light because solute particles are settled down in suspension. Clear? तो लिख सकते हो, ये लिख लो। तो हम कोलाइडल सॉल्यूशन में देख लेंगे। देखो कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या है, एक कोलाइड इज ए सॉल्यूशन इन विच साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बिगर देन द ट्रू सॉल्यूशन, क्योंकि यहां पर साइज फैक्टर से डिवाइड है ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो मतलब कोलाइड अगर पढ़ रहे हैं तो ट्रू सॉल्यूशन से उसके सॉल्यूट का पार्टिकल साइज क्या होगा, बड़ा होगा, और सस्पेंशन से छोटा होगा। तो वही चीज बोली गई है, ए कोलाइड इज अ सॉल्यूशन इन विच साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बिगर देन द ट्रू सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन द सस्पेंशन। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो ये हमारा कहलाता है कोलाइडल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज क्या है, इट अपीयर एज अ होमोजीनियस, वो दिखता है होमोजीनियस का, क्योंकि हम मिलाते हैं तो वो दिखता है होमोजीनियस, क्योंकि वो उसमें पार्टिकल साइज हमें ऐसे नहीं दिखते नॉर्मली नेक्ड आई से, ठीक है। तो इट अपीयर्स एज अ होमोजीनियस बट इट इज हीट्रोजीनियस, क्योंकि जब हम लाइट डालेंगे तो फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी है, इट स्कैटर दी कोलाइडल पार्टिकल्स, क्योंकि साइज जो लाइट की वेव का साइज है और पार्टिकल साइज जो कोलाइड का होता है, कोलाइडल पार्टिकल्स का, वो हमारा लगभग सेम होता है, तो वो स्कैटर कर जाता है। स्कैटर मतलब टकरा के फैलना, किसी का टकरा के फैलना, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग। क्योंकि अगर बड़ा होगा तो वो क्या वो पहुंच जाएगा, वो तो नीचे बैठ जाएगा, छोटा होगा तो वेव उसके ऊपर से चली जाएगी। अगर दोनों बराबरी साइज होंगे तो टकराएगा और फैलेगा, फिर दिखेगा वहां पे, उसको बोलते हैं स्कैटर।
इट कैन नॉट फिल्टर, सेकंड पॉइंट क्या है, इट कैन नॉट फिल्टर बाय फिल्ट्रेशन थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। हम ऑर्डिनरी जो फिल्टर पेपर आता है मार्केट में, हम उससे फिल्टर नहीं कर सकते इसको, ठीक है। इट डू नॉट सेटल डाउन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, ये नीचे भी नहीं बैठते, ऊपर ही तैरते रहते पूरे सॉल्वेंट में, ठीक है, होल सॉल्वेंट में। जिस तरीके सस्पेंशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स हमारे नीचे बैठ जाते हैं, इसमें नहीं बैठते हैं, ये ऊपर ही रहते हैं। बट क्या होता है, ये स्कैटर करते हैं तो हमें दिखने लगते हैं। जैसे हमने अगर इसमें बनाया, ठीक है, और हमें अभी नहीं दिख रहे, लेकिन जैसे ही हमने टॉर्च से लाइट डाली तो यहां पर इतने एरिया में केवल ये कोलाइडल पार्टिकल्स दिखने लगेंगे। इसको बोलते हैं कोलाइड्स। अभी हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, जिसको टिंडल ने बहुत अच्छे से बताया था, इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। इसको नोट कर लो, ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है, इसको नोट कर लो जल्दी। तो यहां पे हम देख लेंगे जैसे टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट अभी हमने बताया था कि जब हमारी लाइट पार्टिकल्स कोलाइडल, लाइट जो है लाइट कोलाइडल पार्टिकल्स पड़ती है तो वो फैल जाती है, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पार्टिकल्स, लाइट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स या बाय कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। जब लाइट कोलाइडल पार्टिकल्स पे पड़ती है तो वो टकरा के फैल जाती है, उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। देखो, जब आपने देखा होगा अंधेरे में या अंधेरे वाले कमरे में हो आप, छोटा सा होल हो दीवार पे, ठीक है, स्कूल में भी कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो छोटा सा होल है, वहां से धूप आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे जब हम देखते हैं अंधेरे में तो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स उड़ते हैं धूल के, वो टिंडल इफेक्ट ही कहलाता है। वो कोलाइडल पार्टिकल्स ही होते हैं। वो वैसे तो नहीं दिख रहे, वो नेक्ड आई से नहीं दिख रहे, लेकिन जब लाइट एक स्मॉल होल से आती है तो वहां पे वो शो होने लगता है। सबसे पहले इसको टिंडल ने ऑब्जर्व किया था, देखा था, तो इसको बोल देते हैं टिंडल इफेक्ट। इट इज एन ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये लाइट की प्रॉपर्टी, ऑप्टिक का मतलब लाइट, आपका चैप्टर है ऑप्टिक्स 12th में आएगा, तो वो लाइट का होता है पूरा, ठीक है, लाइट की प्रॉपर्टी। इट इज एन ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड कोलाइडल सॉल्यूशन। इट इज डिस्टिंग्विश्ड बाय कोलाइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन से ये डिस्टिंग्विश नहीं हो सकता, पता नहीं कर सकते, ना सस्पेंशन से कर सकते। ये दोनों हमारा टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है, ये स्कैटरिंग शो नहीं करता है, ठीक है, क्लियर होगी बात। अब हम देखेंगे, इतनी बात क्लियर होगी टिंडल इफेक्ट की। देखो, कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो दो चीज कंसिडर किया रहता है, जैसे सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ऐसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन को हम डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम मान लेते हैं एज अ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो डिस्पर्स फेज क्या बोल सकते हैं, इट इज सिमिलर टू सॉल्यूट, वो सॉल्यूट के तरीके से हम बिहेव करता है, तो हम उसको डिस्पर्स फेज बोलते हैं इन कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। डिस्पर्जन मीडियम एज अ सॉल्वेंट इन कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्पर्जन मीडियम। क्लियर होगी बात। तो ये चीज आप नोट कर सकते हो। हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स कुछ देखेंगे, नोट कर लो इसको। और इसमें एक चीज, हम एक टिंडल कोन भी आता है फैक्टर, टिंडल कोन, ये आप बाद में पढ़ते हैं, ये फिजिक्स का टॉपिक है बेसिकली। तो टिंडल कोन क्या है, जैसे ये हमारा है, तो टिंडल कोन क्या है, हमने टॉर्च डाली, ठीक है, अभी हमने देखा था, तो यहां पे जो पार्टिकल विजिबल हुए कोन टाइप का बन गया, ठीक है, तो इसको टिंडल कोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये कोन बन गया, कोनिकल इस तरीके से फिगर बन गया, ये ऐसे, ठीक है, तो ये कोन कहलाता है, तो ये टिंडल कोन कहलाता है। क्या कहलाता है, टिंडल कोन। क्लियर, नोट कर लो इसको। तो यहां पर हम एक चीज देखो भूल गए थे उस टाइम, सॉल्यूशन के बाद बेसिकली ये चीज थी। तो सॉल्यूशन में बेसिकली हम देखेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब होता है कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुला, ठीक है, डिसॉल्व हुआ। तो उसके बेसिस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस केवल इसी टर्म से बनेंगे इस चैप्टर में। देखो इसमें क्या कैसे बता सकते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट, यहां से देखना, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पूरे सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, कितना गिवन है, ठीक है। वो मास के टर्म्स में भी हो सकता है सॉल्यूट, और वॉल्यूम के टर्म्स में भी, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। तो यहां पर हमारी तीन कैटेगरी है, वेट बाय वेट परसेंटेज, हमें परसेंट निकालना है कितना परसेंट सॉल्यूट है उसमें, ठीक है। यहां पर देखें कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो दूसरा क्या है, वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब देखा जाएगा कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड में है तो वॉल्यूम देख लेंगे, अगर दोनों चीज लिक्विड में है तो हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम चीज देख लेंगे। तो वेट बाय वेट देख लेते हैं, W बाय W परसेंटेज। वेट बाय वेट परसेंटेज में क्या होगा,
मास ऑफ सॉल्यूट इन मास ऑफ सॉल्यूशन में, कितना मास ऑफ सॉल्यूट कितने मास ऑफ सॉल्यूशन में डिवाइड है, ये रेशियो इनटू 100, क्योंकि परसेंट निकाल रहे हैं तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको बोल देंगे मास ले लेंगे, मास बाई मास परसेंटेज, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट कितने सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो सॉल्यूट लोगे ऊपर और नीचे सॉल्यूशन। तो अगर वेट बाई वेट है तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और वेट बाई वॉल्यूम है तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो W बाई W परसेंटेज है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वेट बाई वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तीसरा है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज में, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर हो गई, इसको नोट कर सकते हो आप। फिर हम क्वेश्चंस एक दो देख लेते हैं, फिर इसको खत्म करते हैं। तो यहां पर हमें दो क्वेश्चन देखना है। पहला क्या क्वेश्चन है, देखो एक चीज देखना, जो हमने वेट बाई वेट में देखा था, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में और वेट बाई वॉल्यूम में, तो जब हम सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन वाला पार्ट अगर वो ग्राम में ले लिया तो हमें 100 ग्राम लेना है, वॉल्यूम में ले लिया तो 100 ml लेना है। ये बात ध्यान रखना, मतलब जैसे मैं बोल दिया 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो ये चीज क्लियर रखना आप अपने माइंड में, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बनता है, 20 ग्राम ऑफ NaCl डिसॉल्व इन 80 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर क्या है, एज अ सॉल्वेंट, तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया 100 ग्राम, 100 ग्राम हो गया। तो वेट बाई वेट परसेंटेज निकालना है, तो वेट बाई वेट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो 20 ग्राम है यहां पर, ठीक है, और ये क्या हो गया 20 प्लस 80 और इंटू 100, ठीक है। तो ये 20 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो ये पूरा कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20% निकल आया, मतलब अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट NaCl है वो 20% है पूरे सॉल्यूशन। क्लियर। हम देखेंगे दूसरा, फाइंड द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ 20 ml HCl इन 100 ml सॉल्यूशन, मतलब यहां वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इधर देख लो, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां सॉल्यूशन का ही वॉल्यूम दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 20 अपॉन 100 कर देंगे सीधे और इनटू 100 कर दोगे आप, तो ये 100 से 100 खत्म, यहां भी 20% आ जाएगा। क्लियर होगी बात की नहीं, यहां भी कितना हो गया 20% HCl इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ये चीज याद रखना, जब हम सॉल्यूशन का देखेंगे तो 100 पार्ट में लेना है, चाहे वो ग्राम हो तो 100 ग्राम और ml हो तो 100 ml। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, आप एनसीईआरटी की कर लेना, ठीक है, और मिल जाएंगे और भी क्वेश्चंस।